आज के सेशन को अटेंड करने के बाद आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों एक मील लेने के बाद इनडाइजेशन यानी कि पेट के अंदर खाना पड़ा हुआ है इसका फीलिंग आता है, क्यों बार बार ऐसा लगता है कि गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहा है, क्यों पेट के अंदर हमेशा ब्लॉटिंग जैसी फीलिंग बनी रहती है, क्यों उससे रिलेटेड हमें ऐसा लगता है कि अब वॉमिटिंग आ जाएगी। तो आज के सेशन में मैं ये कवर करूंगी कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों आपके जो डॉक्टर यानी कि जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं क्यों एक मेडिसिन के साथ, हैवी डोज मेडिसिन के साथ आपको एंटासिड प्रोवाइड करते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा टेस्ट जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्टमक के अंदर जो स्टमक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं। आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे डाइट के टिप्स दूंगी जिसे आप अपने डेली रूटीन में ऐड करके कंट्रोल कर पाएंगे लो एसिड प्रोडक्शन। तो इस तरीके के डाइट को आप अपने रूटीन में ऐड करके एक अच्छे लेवल का एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे आपके स्टमक में, जो फर्दर हेल्प करेगा डाइजेशन प्रोसेस में। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है वो सिक्रीट करती है स्टमक एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस में। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि किस तरीके से स्टमक एसिड हेल्प करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो जो स्टमक एसिड होता है वो ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल्स को इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, जिससे डाइजेशन प्रोसेस जो होती है बहुत ईजी हो जाती है। साथ ही साथ स्टमक एसिड जो होता है वो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। एंड बहुत बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी तरीके का कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर का इंटेक करते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस हो सकते हैं। तो जब भी कभी हम किसी तरीके का कंटामिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक करते हैं तो स्टमक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक किल कर देता है इन्हीं सारे बैक्टीरियाज, वायरस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन को। साथ ही साथ स्टमक एसिड जो होता है वो एक्टिवेट करता है एक तरीके की एंजाइम्स जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम्स, और ये हेल्प करती है इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। साथ में स्टमक एसिड जो होता है वो एक तरीके का सिग्नल सेंड करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक तरीके का पुश करता है गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज को टू सिक्रीट द बाइल जूसेस, जो फर्दर हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन प्रोसेस में। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टमक एसिड जो है वो कम क्यों हो जाता है, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टमक एसिड जो होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो सबसे पहला एक फैक्टर हो सकता है एज। जो भी एल्डर एज ग्रुप है उनके अंदर इनडाइजेशन यानी कि प्रॉपर डाइजेशन ना होने की इशू को पाया जाता है। साथ ही साथ क्रॉनिक स्ट्रेस, इस तरीके का स्ट्रेस जो बहुत लंबे समय से बना आ रहा है वो भी एक कारण हो सकता है लो स्टमक एसिड प्रोडक्शन का। देन कम्स द क्रॉनिक इलनेस। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक डिजीज या कोई एक मेडिकल इशू जो है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उसकी वजह से जो डाइजेशन प्रोसेस है यानी कि जो स्टमक एसिड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, या फिर उस डिजीज के चलते आप किसी तरीके के मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटासिड्स ले रहे हैं, जिससे परमानेंट लेवल पे स्टमक एसिड प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरियाज होते हैं वो ओवरग्रोन हो जाते हैं, जो फर्दर स्टॉप कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ द स्टमक एसिड। तो ये सब जानने के बाद आपको इस तरह की क्लैरिटी आ गई होगी कि स्टमक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बॉडी में एंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द डाइजेशन प्रोसेस में। तो अब मैं आपको एक ऐसा टेस्ट बताने वाली हूँ जिसे आप घर पर ही कर सकते हैं, एंड इस टेस्ट को करने के बाद आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो इनडाइजेशन है, हार्ट बर्न है, एसिड रिफ्लक्स है, गैस है, ब्लॉटिंग है, ये सारे इश्यूज जो हैं वो कहीं लो स्टमक एसिड प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। आपको 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा को ऐड करना है इन द 1 ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर में, एंड आपको उसे कंज्यूम करना है एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग।
ऐसा करने में विदिन 5 to 15 मिनट्स में आपको अगर बर्पिंग होने लगती है तो वो क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट का स्टमक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है। एंड इफ इन केस बर्पिंग नहीं होती है तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि जो स्टमक एसिड प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं लो है, इनएडिक्वेट है। अगर आप इसे रिलेट करना चाहते हैं रियल टाइम एग्जाम्पल से, तो आपने आपके किचन में ये देखा ही होगा कि जब भी कभी हम विनेगर को ऐड करते हैं बेकिंग सोडा के साथ तो कुछ बबल्स फॉर्म होते हैं। एंड अगर सेम प्रोसेस आपके स्टमक में होती है तो वो बर्पिंग क्रिएट करती है। तो ये सुनने के बाद हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या बेकिंग सोडा का वाटर एम्प्टी स्टमक पीना सेफ है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बेकिंग सोडा जो है वो एक तरीके का सॉल्ट है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको आप डाइल्यूटेड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो वो कोई भी एज सच इशू क्रिएट नहीं करने वाला है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो ये सेफ है एंड आप इस टेस्ट को डेफिनेटली कर सकते हैं टू चेक वेदर स्टमक इज प्रोड्यूसिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड और नॉट। हैव यू एवर वंडर्ड कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो जो भी इन्फेक्टेड फूड होता है उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस जो होते हैं आपके फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में एंटर कर जाते हैं। एंड जो स्टमक एसिड होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर किलिंग दीज टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, अगर उसका प्रोडक्शन लेस हो या फिर उसका एसिडिक लेवल कम हो तो उसका जो पोटेंशियल लेवल होता है टू किल दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया वो मिनिमाइज हो जाता है। एंड इसके चलते जब अनडाइजेस्टेड फूड आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है वहाँ पर जाकर वो रेप्लिकेट होता है एंड फर्दर गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज को क्रिएट करता है। इसलिए बोला जाता है कि स्टमक एसिड जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिर इसके चलते ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स होते हैं यानी कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो क्यों एक हाई डोज मेडिसिन के साथ एंटी एसिड डेफिनेटली एडवाइस करते ही हैं। क्योंकि जब भी कभी आप कोई हाई डोज का मेडिसिन को इनटेक करते हैं तो वो स्टमक एसिड जो होता है उसके एसिडिक लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं एंटी एसिड, ताकि एसिडिक लेवल जो है वो मेंटेन रहे स्टमक में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो टाइमली हो तो उसके लिए मैं आपको 8 टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहती हूँ जिसको फॉलो करके आप नेचुरल वे में स्टमक एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं आपके स्टमक में। तो चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज, जब भी कभी आप कोई मील को इनटेक करने वाले हों तो उसके 15 से 20 मिनट्स के पहले आप 1 और 2 टेबलस्पून ऑफ एप्पल सीडर विनेगर को डाइल्यूट कर सकते हैं विद द 200 ml ऑफ वाटर के साथ। अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं 15 to 20 मिनट्स बिफोर योर मील, आप खुद ही देख पाएंगे डिफरेंस इन द डाइजेशन प्रोसेस। सेकंड वन इज ब्लैक सॉल्ट, यानी कि काला नमक या फिर जो सेंधा नमक होता है, अगर आप उसको डाइल्यूट करते हैं अगेन इन द 200 ml ऑफ वाटर एंड आप उसे कंज्यूम करते हैं बिफोर द मील, तो ये मेंटेन करके रखता है pH लेवल ऑफ द स्टमक एसिड के। द थर्ड वन इज जिंजर टी। जी हाँ, अगर आप आपकी हर मील के बीच में जिंजर टी को ऐड करते हैं तो ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टमक एसिड, जो फर्दर हेल्प करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस में। द फोर्थ वन इज द डाइजेस्टिव बिटर्स। जी हाँ, आजकल मार्केट में बहुत सारे डाइजेस्टिव बिटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, बोथ इन कैप्सूल एंड द लिक्विड फॉर्म, तो आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो बिटर कंपाउंड होता है इन द डाइजेस्टिव बिटर्स में वो एक्टिवेट कर देता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द टंग एंड ऑल्सो द रिसेप्टर्स जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंड करते हैं सिग्नल टू द ब्रेन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम टू सिक्रीट द एसिड। साथ में डाइजेस्टिव बिटर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक तरीके का हार्मोन जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन, जो फर्दर हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टमक एसिड। डाइजेस्टिव बिटर्स की अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसके अंदर बिटर हर्ब्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड उसमें एक तरीके का एरोमा डालने के लिए उसके अंदर फेनल सीड्स यानी कि सौंफ,
अदरक, पेपरमिंट, मिंट, इलायची, दालचीनी, इन सबको ऐड भी किया जाता है। साथ में उसके अंदर सिट्रस बिटर यानी कि ऑरेंज का पील, लेमन के पील, इन सब चीज़ों को भी ऐड किया जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप आपके डाइट के थ्रू ही डाइजेस्टिव बिटर्स को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप आपके डेली रूटीन में बिटर गार्ड यानी कि करेले का जो पिकल है, अचार है, उसको आप ऐड कर सकते हैं आपके मील के साथ, जो फर्दर हेल्प करेगा इन द सिक्रीशन ऑफ स्टमक एसिड। देन कम्स कि जब भी कभी आप कोई मील को लेने वाले हों तो उसके 30 मिनट्स बिफोर एंड 30 मिनट्स मील के बाद आप कोई भी वाटर या लिक्विड का इंटेक ना करें। ऐसा करने से जो नेचुरल स्टमक एसिड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है एंड उसका जो प्रोसेस होता है इन द फर्दर डाइजेशन में वो नहीं हो पाता है एंड जो नेचुरल स्टमक एसिड का फंक्शन होता है इन द डाइजेशन प्रोसेस वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड फर्दर हैम्पर करता है इंटायर डाइजेस्टिव प्रोसेस को। आपने आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से ये सुना ही होगा कि जब भी कभी हम कोई मील को स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें प्रेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का साइंस क्या होता है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारा माइंड पूरा रिलैक्स होता है, हम एक तरीके का डीप ब्रेथ लेते हैं जिसकी वजह से जो फूड का स्मेल होता है उसे हम कंज्यूम करते हैं एंड उसे कंज्यूम करने के बाद हमारे जो बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अगेन वो हमारे ब्रेन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल सेंड करते हैं टू सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस जो फर्दर हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो साथ में ये जानना भी ज़रूरी है कि जो फास्टिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द स्टमक एसिड, क्योंकि जब भी फास्टिंग पीरियड होता है तब स्टमक जो होता है रिलैक्स फॉर्म में होता है, अपने पहले के जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है उसको ख़त्म कर चुका होता है एंड रेडी होता है फर्दर डाइजेशन प्रोसेस में। तो इस टाइम पे स्टमक पर जो लोड होता है वो बहुत कम होता है जिस वजह से वो एक अच्छे लेवल का स्टमक एसिड प्रोडक्शन करता है। साथ में फास्टिंग करने के साथ 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो डायरेक्टली हेल्प करते हैं इन द सिक्रीशन ऑफ द स्टमक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में फास्टिंग के चलते हमारे स्टमक में एक तरीके का एम्प्टीनेस होता है एंड उसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल जाता है टू सिक्रीट द हंगर हार्मोन दैट इज अ ग्रेलिन हार्मोन जो फर्दर हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टमक एसिड। द 7th वन इज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्लेंड। जी हाँ, जब भी कभी आपके डॉक्टर के पास आप विजिट करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके की मेडिसिन देते हैं जो एक तरीके का सप्लीमेंट होता है फॉर द एंजाइम्स। अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स अच्छे से नहीं बन रही होती हैं तो उसको ठीक करने के लिए इस तरीके के सप्लीमेंट्स को एडवाइस किया जाता है। अब ये जो होता है ये डायरेक्टली तो इंक्रीज नहीं करता है स्टमक एसिड प्रोडक्शन को, बट इसको फॉलो करने से डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अगर इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ब्रोमेलिन एंजाइम होती है जो नेचुरल फॉर्म में पाइनएप्पल में पाई जाती है। पेपेन एंजाइम होती है जो नेचुरल फॉर्म में पपाया में होती है। एक्टिनिडिन एंजाइम होती है जो कीवी फ्रूट में पाई जाती है एंड जिंगिबेन होती है जो जिंजर यानी कि अदरक में पाई जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर डायस्टेज करके एक एंजाइम होती है जो हनी में पाई जाती है जो फर्दर हेल्प करती है इन द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। तो ये तो मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम ब्लेंड की जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके अंदर कौन सी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। साथ में मैंने आपको नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बताए जो इन एंजाइम से मिलते हैं। आप इसके नेचुरल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप सबको ही पता है जो प्रोबायोटिक है वो हेल्प करता है गुड बैक्टीरियाज को एंड फर्दर हेल्प करता है उनके मल्टीप्लिकेशन को। तो जो प्रोबायोटिक है आपके एंटायर डे की एटलीस्ट एक मील में तो आपको डेफिनेटली ऐड करना ही चाहिए, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कर्ड, ग्रीक योगर्ट, कॉम्बुचा ड्रिंक जिसका वीडियो मैंने बनाया है एंड उस वीडियो का लिंक मैंने इस प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही साथ कैफिर मिल्क का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगेन उस वीडियो का भी जो लिंक है मैंने अपने प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसे डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं अगर आप प्रोबायोटिक के नेचुरल सप्लीमेंट को जानना चाहते हैं तो।
और अगर आप किसी कारण से नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक को नहीं ले पा रहे हैं तो आजकल मार्केट में प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट बोथ इन कैप्सूल एंड द लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज के मैंने अपने सेशन में आपको बताया है कि जो स्टमक एसिड होता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन द डाइजेशन प्रोसेस में, एंड किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके स्टमक के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड प्रोडक्शन है कि नहीं। साथ ही साथ मैंने आपको फैक्टर्स भी बताए जो लो स्टमक एसिड से रिलेटेड हो सकते हैं। आखिरी में मैंने आपको डाइट रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जिसको फॉलो करके आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं आपके स्टमक में। अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस में आप तक लाती रहूं। थैंक यू।